नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघ के स्वर्ण जयंती समारोह में लिया हिस्सा। कहा कि 10 वर्षों में देश ने डेयरी सेक्टर में की जबरदस्त प्रगति। प्रधानमंत्री मोदी ने कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया और आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने गन्ना खरीद की कीमत में बढ़ोतरी को बताया ऐतिहासिक। कहा कि किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में गन्ने का एफआरपी बढ़ाकर 340 रुपए प्रति क्विंटल किया। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि पंजाब में किसान संगठनों के साथ कई दौर की बातचीत रही सार्थक। वार्ता से ही निकलेगा समस्या का समाधान। किसान नेता गुरनाम सिंह चांदूनी ने की प्रदर्शनकारी किसानों से 2 दिन दिल्ली चलो मार्च न करने की अपील। किसान नेताओं ने साथियों से कानून का पालन करने का किया आह्वान। और अब समाचार विस्तार से। गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघ के स्वर्ण जयंती समारोह में 1.25 लाख से अधिक किसान जुटे। इन सभी ने प्रधानमंत्री का दिल खोलकर स्वागत किया। पीएम ने इन सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन भी किया। समारोह के मंच पर प्रधानमंत्री का परंपरागत ढंग से स्वागत किया गया। इस अवसर पर शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। प्रधानमंत्री ने कलाकारों की इस प्रस्तुति को सराहा और उनका उत्साहवर्धन किया। गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघ के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने भारत के डेयरी सेक्टर में हुए विकास की सराहना की। पीएम ने सहकार के माध्यम से इस क्षेत्र में मिली सफलता को शानदार बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश ने डेयरी सेक्टर में जबरदस्त प्रगति की है। अगर मैं पिछले 10 साल की बात करूं तो भारत में दूध उत्पादन में करीब 60% वृद्धि हुई है। पिछले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता भी करीब 40% बढ़ी है। दुनिया में डेयरी सेक्टर सिर्फ 2% की दर से आगे बढ़ रहा है, जबकि भारत में डेयरी सेक्टर 6% की दर से आगे बढ़ रहा है। गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघ की सराहना करते हुए पीएम ने कहा कि गुजरात के गांव ने मिलकर 50 वर्ष पहले जो पौधा लगाया था वो आज विशाल वट वृक्ष बन गया है। पीएम ने कहा कि इस विशाल वट वृक्ष की शाखाएं आज देश विदेश तक फैल चुकी हैं। प्रधानमंत्री ने डेयरी सेक्टर में देश की नारी शक्ति की केंद्रीय भूमिका को भी सराहा। भारत में 10 लाख करोड़ रुपए के टर्नओवर वाले डेयरी सेक्टर की मुख्य कर्ता धर्ता देश की नारी शक्ति है। हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं। आज देश में धान, गेहूं और गन्ने को भी मिला दें तो भी इन फसलों का टर्नओवर 10 लाख करोड़ रुपए नहीं होता, जबकि 10 लाख करोड़ टर्नओवर वाले डेयरी सेक्टर में 70% काम करने वाली हमारी माताएं, बहनें, बेटियां भारत के डेयरी सेक्टर की असली रीढ़, असली बैकबोन यही महिला शक्ति है। किसानों के आंदोलन पर आज केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पंजाब में किसान संगठनों के साथ कई दौर की सार्थक बातचीत हुई है। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों के हित में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।
पंजाब में किसान संगठनों के साथ किसानों के मसले पर कई दौर की बातचीत हुई है और अभी भी हम बातचीत के लिए किसान संगठनों से कहा है कि इसका समाधान बातचीत के माध्यम से हम निकालेंगे, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत के माध्यम से ही निकलता है, वार्ता के माध्यम से ही निकलता है। और ये देश हम सबका है, हम सबको मिलकर के देश का समाधान निकालना चाहिए ऐसे समय में कि हर आदमी के लिए वो लाभदायी हो सके। और किसानों के आंदोलन को देखते हुए हरियाणा के अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिलों में इंटरनेट निलंबन 23 फरवरी तक के लिए बढ़ाया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बड़े फैसलों को मंजूरी दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 2024-25 के लिए चीनी मिलों द्वारा गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य FRP को मंजूरी दे दी गई है और अब गन्ने का FRP 340 प्रति क्विंटल रुपए तय किया गया है। वर्ष 2024-25 के लिए 340 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य निर्धारित किए जाने का निर्णय किया गया है। पिछले वर्ष यानी कि 2023-24 में FRP जो था, जो इसकी उचित मूल्य था, वो पिछले साल 315 रुपए था, जो बढ़कर इस साल 340 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। ये 340 रुपए प्रति क्विंटल का मूल्य चीनी की लगभग 10.25% रिकवरी के रेट के लिए मिलेगा और प्रति 0.1% एक्स्ट्रा रिकवरी पर 3 रुपये 32 पैसे प्रति क्विंटल का अतिरिक्त प्रीमियम मिलेगा। और अनुराग सिंह ठाकुर ने साथ ही बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन में अतिरिक्त गतिविधियों को शामिल करने को मंजूरी दी है और इसके तहत कई पशुओं की नस्ल के संरक्षण के लिए भी राज्य सरकार को सहायता दी जाएगी। पशुधन एवं पोल्ट्री की प्रोडक्टिविटी में सुधार लाने के लिए तथा फॉडर और फीड की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए नेशनल लाइवस्टॉक मिशन चलाया जा रहा है और इसके अंतर्गत ब्रीड इंप्रूवमेंट, नस्ल को सुधार करने के लिए ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फॉर्म बनाने का काम हो रहा है। अच्छी क्वालिटी के फॉडर के सीड प्रोडक्शन और सर्टिफिकेशन संबंधी कार्य किए जा रहे हैं और इसके लिए एंटरप्रेन्योर्स के रूप में कोई व्यक्ति हो, इंडिविजुअल हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो, फार्मर्स की कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हो, इन सबको 50% कैपिटल सब्सिडी इसका प्रावधान दिया गया है और जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपया रखी गई है। इसके अतिरिक्त पशुधन का इंश्योरेंस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कार्य भी किए जाते हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2026 तक की अवधि के लिए बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम FMBAP को मंजूरी दी है। इस कार्यक्रम के तहत कुल 4,100 करोड़ खर्च होंगे। फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरिया प्रोग्राम, ये हमारे वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट, गंगा रिजर्वेशन भारत सरकार के इस प्रोग्राम को 4100 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करवाई गई है 2021-22 से लेकर 2025-26 तक, जिसमें 2,930 करोड़ रुपया फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम कंपोनेंट के लिए FMP के लिए दिया जाएगा और 1,160 करोड़ रुपया RMBA कंपोनेंट के लिए रिवर मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरिया प्रोग्राम के अंतर्गत दिया जाएगा। इसका फंडिंग का पैटर्न जो है ये 60-40 रेशो रहेगी। 60% केंद्र सरकार का, 40% राज्य की सरकार का। और जो पूर्वोत्तर के राज्य और पहाड़ी राज्य हैं, पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड आता है और नॉर्थ ईस्ट के हमारे बाकी राज्य, इनके लिए फंडिंग 90% भारत सरकार, 10% राज्य की सरकारें देगी
और यूनियन टेरिटरीज के लिए 100% हम लोग भारत सरकार की ओर से देंगे। और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में एमएसपी पर यूपीए सरकार से ज्यादा पैसा खर्च किया है। यूपीए के 10 साल में गेहूं, धान, दलहन, तिलहन इन पर 5.5 लाख करोड़ रुपया एमएसपी की खरीद पर खर्च किया। मोदी सरकार ने 18,39,000 करोड़ खर्च किया है, जो 3.5 गुना से ज्यादा है। कहां 5.5 लाख करोड़, कहां 18,39,000 करोड़। और अगर मैं आपको दलहन की उदाहरण दूं तो 1,936 करोड़ रुपया कांग्रेस ने खर्च किया, यूपीए की सरकार ने, मोदी सरकार ने 55,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किया। अगर आप आंकड़े देखेंगे, पीएम किसान सम्मान निधि, कांग्रेस के समय ना किसान का सम्मान था ना निधि थी। ये मोदी सरकार है जिसने 2,81,000 करोड़ रुपया 12 करोड़ किसानों के खाते में डाला है। और किसान नेताओं ने दिल्ली कूच 2 दिन के लिए स्थगित करने का फैसला किया है। वहीं केंद्र सरकार ने कहा है कि 5वें दौर की बातचीत के लिए वह किसानों के साथ सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसान संगठनों से सभी मुद्दों का समाधान निकालने के लिए बातचीत के रास्ते आगे बढ़ने की अपील की है। और इससे पहले कल शंभू, सिंधु और गाजियाबाद सहित दिल्ली से सटे बॉर्डर पर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस बीच रोहतक पीजीआई में जख्मी 2 प्रदर्शनकारियों का उपचार जारी है और अब उनकी हालत में काफी सुधार है। प्रीतपाल सिंह जो है उसको हमने एडमिट कर लिया है ट्रॉमा सेंटर में और उसकी स्थिति इज आउट ऑफ डेंजर और टीम ऑफ जो डॉक्टर्स है दे आर प्रोवाइडिंग ड्यू केयर। वहीं किसान नेता गुरनाम सिंह चादुनी ने प्रदर्शनकारी किसानों से 2 दिन दिल्ली चलो मार्च न करने की अपील की है। किसी को नहीं करना है, हमारी सख्त हिदायत है, बेनती है, प्रार्थना है। किसी भाई ने उपद्रव नहीं करना है, पुलिस से नहीं टकराना है। आगे बढ़ते हैं, जहां जापान सरकार ने भारत में विभिन्न क्षेत्रों में 9 परियोजनाओं के लिए लगभग 232 अरब 20 करोड़ जापानी येन की विकास सहायता ऋण देने की घोषणा की है। और आर्थिक मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव विकासशील और भारत में जापान के राजदूत सुजुकी हिरोशी ने इस संबंध में एक समझौता किया। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सड़क परियोजनाओं का उद्देश्य देश के उत्तर पूर्व क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास में सुधार करना है। और किसान समाचार में अब जान लेते हैं मंडी का भाव। देश भर की मंडियों में क्या भाव चल रहा है। बुधवार को देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक सामान्य देखने को मिली। भाव की बात करें तो 21 फरवरी को सोयाबीन के सौदे उतार चढ़ाव के साथ हुए। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 20 फरवरी को सोयाबीन का भाव रहा 4,205 रुपए। 21 फरवरी को इसके भाव में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव 4,155 रुपए पर आ गया। जबकि मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इस दौरान सोयाबीन के भाव में तेजी देखने को मिली। यहां 20 फरवरी को सोयाबीन का भाव रहा 4,100 रुपए। 21 फरवरी को इसके सौदे 99 रुपए उछलकर 4,199 रुपए हुए। राज्य की ही हरदा मंडी में 20 फरवरी को सोयाबीन का भाव रहा 4,251 रुपए। 21 फरवरी को इसका भाव बिना किसी फेरबदल के साथ 4,251 रुपए पर टिका रहा। वहीं महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 4,344 रुपए। राजस्थान की कोटा मंडी में सोयाबीन का कारोबार 4,450 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। वहीं बात कुल तिलहन की करें तो इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 413.55 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल के तिलहन उत्पादन की तुलना में 20.3
38 लाख टन अधिक है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379.63 लाख टन रही थी। सोयाबीन की पैदावार पर नजर डालें तो कुल तिलहनी फसलों की उपज में शामिल सोयाबीन की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 149.85 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर सोयाबीन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों चने की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव की बात करें तो बुधवार को इसके सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 20 फरवरी को चने का भाव रहा 5,625 रुपए। 21 फरवरी को इसके सौदों में 75 रुपए की मजबूती आई और भाव 5,700 रुपए हो गया। वहीं केरल की मंजेरी मंडी में इस दौरान चने के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहां दोनों दिन यानी 20 और 21 फरवरी को चना 7,550 रुपए पर बिका। राजस्थान की विजयनगर मंडी में 20 फरवरी को चने का भाव रहा 5,701 रुपए। 21 फरवरी को इसके सौदों में 250 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,450 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में 20 फरवरी को चने का भाव रहा 6,500 रुपए। 21 फरवरी को इसके सौदे 55 रुपए की तेजी के बाद 6,555 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की पैदावार अच्छी होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275,04,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273.02 लाख टन के उत्पादन की तुलना में 2.02 लाख टन अधिक है। वहीं बात चने की पैदावार की करें तो साल 2022-23 के दौरान घरेलू स्तर पर रबी चने की पैदावार 135.43 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जो बीते साल इस दौरान 135.44 लाख टन रही थी। और मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। उड़ीसा में धान की रोपाई करें। धान के खेत में हल्की सिंचाई कर सकते हैं। यहाँ मूंगफली के खेत में निराई करते रहें, साथ ही मूंग की बुवाई करें। वहीं किसान उड़द की बुवाई भी कर सकते हैं। यहीं गन्ने की रुपाई का समय उपयुक्त है। गन्ने के खेत में सिंचाई कर ले। इसके अलावा टमाटर की तुड़ाई कर सकते हैं। टमाटर के खेत में सिंचाई कर ले। किसान फूल गोभी की कटाई करें। इसी तरह पत्ता गोभी की कटाई भी कर सकते हैं। उड़ीसा में प्याज के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें। वहाँ ब्रोकली की बुआई करें। किसान ब्रोकली के खेत में सिंचाई करते रहें। पश्चिम बंगाल में धान की रुपाई करें। किसान मक्के के खेत में निराई कर लें। मक्के की रुपाई करते रहें, साथ ही सरसों के खेत में सिंचाई करें। अभी बैंगन के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। यहाँ लाल मिर्च के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करें। इसके अलावा नारियल के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। पश्चिम बंगाल में आलू के खेत में गुड़ाई कर लें। किसान हल्दी के खेत में निराई कर सकते हैं। हल्दी के खेत से जल निकासी का सही प्रबंध करते रहें। इस समय गेहूं में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से गेहूं में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव कर लें। ये समय बैंगन की रुपाई के लिए अनुकूल है। बैंगन की रुपाई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले। रुपाई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की रुपाई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्में लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं।
इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की रुपाई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की रुपाई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की रुपाई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। रुपाई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। बैंगन की फसल में तना और फल भेदक कीटों के हमले का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में देश में एक साथ चुनाव कराने से संबंधित मुद्दे की जांच करने और इस विषय पर सिफारिशें देने के लिए भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने नई दिल्ली में बैठक की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने साल 2021-22 से 2025-26 की अवधि के दौरान 1179.72 करोड़ रुपए की कुल लागत पर महिलाओं की सुरक्षा पर अम्ब्रेला योजना के कार्यान्वयन की जारी रखने के गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक अहम फैसले में अंतरिक्ष क्षेत्र पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय मंत्री ने बताया है कि FDI नीति में संशोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्धारित आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने केरल के वायनाड का दौरा किया। वायनाड में हाल ही में मानव पशु संघर्ष की घटनाएं बढ़ी हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में मानव पशु संघर्ष एक बड़ी समस्या है। सरकार ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए इस क्षेत्र में काम करने वाले अधिकारियों और वैज्ञानिकों को राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से हर संभव सहायता प्रदान करेगी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया को राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि को कोर्ट ने 12 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।